कल कहाँ तक किया था अपन ने? राम सेतु लिखवाया भी था या केवल बताया? सिर्फ समझाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पाक स्टेट यहाँ पर है, पाक जल संधि। तो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये यहाँ पर, ये ही राम सेतु माना जाता है। अब दो तीन चीज़ें निकल के आई जो मैंने आपको कल बता दी, दोहराने के नाम पे सिर्फ। ये है कि पहला ये श्री राम सेतु है। दूसरा, ज्योग्राफी के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर क्या पाया गया है, थोरियम पाया गया है। और थोरियम पाया गया है तो दोनों कंट्री क्लेम करते हैं इस पर। तीसरा ये चीज़ है कि इस पर प्रोजेक्ट लाया गया, कौन सा? सेतु समुद्रम। ठीक। और एक बात ये कि अंग्रेजी से क्या बोल देते हैं, अंग्रेजी से आदम का पुल या एडम्स ब्रिज के नाम से पुकारते हैं। बस ये सिंपल सा मामला है, ध्यान दूंगे यहाँ पर। हेडिंग डाल लिया था ना आप लोगों ने? देखो, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित, देता हूँ, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित, कितनी लंबाई है? 167 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत द्वीप समूह जो थोरियम का आधार है। को लेकर क्षेत्र में स्थित कुछ प्रमुख द्वीप कौन कौन से देंगे? पम्बन, पम्बन को कई जगह पाम्बन भी लिखा हुआ है, पम्बन पाम्बन एक ही है। विवेकानंद रॉक, धनुषकोडी, तलैया मन्नार, ये सारे के सारे द्वीप राम सेतु। विवेकानंद रॉक को विवेकानंद रॉक इसलिए बोला जाता है भाई, विवेकानंद शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे। कब कब गए थे? पढ़ा है? विवेकानंद शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, शिकागो अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पर वैश्विक आधार पर ये धर्मों का आख्यान हो रहा था, मतलब धर्म संसद लगाई गई थी धर्म पे चर्चा करने के लिए। तो इसमें भारतीय धर्म को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए गए थे। तो जब ये गए, उन्होंने, याद होगा आप लोगों को बारे में, शायद से आपने सुना हो, 1897 में गए थे। और पहला शब्द इन्होंने बोला था, वो बोला था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। काफ़ी देर तक उस पर क्लैपिंग होती थी और इनको टॉपिक दिया गया था ये,
पे बोलना था, इनको शून्य पे बोलना था, जीरो पे लगातार अनवरत बोलते रहे। आपको इंस्टेंट कोई टॉपिक दिया जाए तुरंत के तुरंत ही, और आपको उस पर बहुत देर तक बोलना हो तो वो बड़ी बात है अपने आप में। अगर आपको जानकारी नहीं है, नहीं बोल पाओगे आप। जब ये वापस आए थे, वापस आने के बाद सबसे पहले ये चट्टान पे खड़े होकर, एक बड़ा सा द्वीप है और पास पर एक चट्टान है, पर आकर इन्होंने तरह से इसको विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है, यहीं से गए थे। तो उस टाइम पे पानी का ही एकमात्र मार्ग हुआ करता था, प्लेन तो थे, गए थे। देख लिया ये सारा का सारा। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने पढ़े नहीं है अभी, ठीक। अंतिम जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है। अब हेडिंग डाल लो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं ना दोस्तों, पहले इनकी लोकेशन एक बार आप मैप पे देख लो, ये है कहाँ। देखो ये रहे, भारत की मुख्य भूमि से कम 600 से 800 किलोमीटर की दूरी पर है ये वाला पूरा का पूरा एरिया। कैपिटल कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, ये इनकी राजधानी है। यहाँ से भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु पड़ता है वो भी यहाँ पर ही पड़ता है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। भारत का मुख्य स्थान जिसको नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, वो यहाँ पर है। अगर आप देखो तो इस वाले हिस्से ज़्यादा नीचे पड़ता है तुलनात्मक दृष्टि से। ज़्यादा साउथ में कौन है? ये वाला हिस्सा है भारत का, और है भारत का ही हिस्सा ये भी। तो अब ये समझ लो कि है क्या। सबसे पहले बात करेंगे निर्माण की, तो इनका निर्माण कैसे हुआ है। देखो दो थ्योरी चलती है अंडमान निकोबार के निर्माण को लेकर। पहली थ्योरी तो यहाँ पर जो मैप में देखोगे आप तो आइडिया लगेगा। ये माना जाता है कि हिमालय का विस्तार कुछ यूँ होता गया और ये धीरे धीरे करके कहाँ पर उतर गया? पानी में उतर गया। और आज जो ये यहाँ पर द्वीप दिखाई देते हैं, ये मूल रूप से क्या है कि हिमालय का ही वो डूबा हुआ भाग है, का कुछ एक हिस्सा पानी से बाहर आया हुआ है, और ये आज क्या दिखाई देते हैं? द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। ये एक थ्योरी। पर इसको ज़्यादातर वैज्ञानिक क्या है, खारिज करते हैं सिरे से। दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि भाई साहब, इनका निर्माण जो ज़्यादा मानी जाती है, इनका निर्माण हुआ है किसके माध्यम से? ज्वालामुखी। कैसे? ज्वालामुखी का जो लावा होता है, लावा मैं बता चुका हूँ क्लास में कई बार, क्या होता है? चट्टानों का पिघला हुआ रूप जब तक क्रेटर के अंदर रहेगा, ज्वालामुखी में रहेगा, तब तक तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही क्रेटर के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकल पड़ता है, धरातल पर दिखाई देता है, दृश्य होता है, तब ये क्या कहलाता है? लावा। तो ये लावा, ज्वालामुखी के लावा से ही सब इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। प्रमाण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो वैज्ञानिक अपने स्तर पर देते हैं, वो प्रमाण ये है कि भाई साहब, यहाँ पर भारत का इकलौता कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी का होता है ऐसा ज्वालामुखी थोड़े थोड़े समय में लावा उद्गारित होता रहता है, या हम कह सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, तो वो सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? और भारत में एक ही है, वो भी यहाँ पर है, और इसका नाम है क्या? बैरन। तो भारत का एकमात्र सक्रिय जागृत ज्वालामुखी बैरन इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। ये आइलैंड का नाम है, द्वीप का नाम है बेसिकली बैरन। पर ये माना जाता है कि द्वीप बनाया ही किसके द्वारा गया है? ज्वालामुखी के द्वारा बनाया गया। लावा निकला, ठंडा हुआ, द्वीप का निर्माण कर दिया। तो ये ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल तथ्य है वो ये है, इन पूरे के पूरे द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होकर जमने से हुआ है। ऐसा कैसा निर्माण किसका हुआ था? ऐसा कैसा निर्माण हुआ था? प्रायद्वीपीय पठार का। वो भी ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होकर जमने से बना है, और ये भी ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होकर जमने से ही बना है। तो ये तो हमने इसका निर्माण देख लिया कि भाई साहब निर्माण हो रहा है इसके माध्यम से, ज्वालामुखी लावा के ठंडे होकर जमने से। ये तो निर्माण प्रक्रिया हो गई। आगे बढ़ चलें। अगला तथ्य क्या आएगा? अगला तथ्य ये आएगा, इनकी संख्या कितनी है। अगर आप संख्या की बात कर लो दोस्तों,
तो 204 तो है मुख्य, जबकि अगर कुल की बात करो तो टोटल कितने हैं ये 570। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ज़्यादातर मामलों में ऑप्शन आपके पास यही आएगा 200 और 204 आ रहा है तो यही करना है। आगे बढ़ जाते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उनके बारे में। हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में। तो कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है नहीं, पर इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा है तो याद रख लेते हैं। तो इस क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर, दूसरे भाषा में बोले तो सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी हो जाएगी? इसका नाम है सैंडल पीक। और ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। तो कोई खास ऊंचाई भी नहीं है ऐसी, पर इस क्षेत्र की सबसे ऊंचाई पता होना चाहिए। एक और जानकारी, आपने नाम सुना, यहाँ पर देखो वापस मैप पर, यहाँ अंडमान निकोबार पे अंग्रेजों के टाइम पर एक जेल हुआ करती थी, तो हम जानते हैं किस नाम से? सेलुलर जेल। अब ये सेलुलर जेल क्या है भैया? ऐसा काम हुआ कि यहाँ पर जो भी आतंकवादी तो नहीं, गलत शब्द किया, क्रांतिकारी, अंग्रेजों के हिसाब से तो आतंकवादी थे, हमारे हिसाब से क्रांतिकारी थे, ज़्यादा परेशान करता था, उठाते थे इंडिया से और यहाँ से उठाकर और डाल देते थे कहाँ पर? अंडमान निकोबार। तो एक तो भारत की मुख्य भूमि से बहुत ज़्यादा दूर है, चारों तरफ पानी पानी है, यहाँ पर इन्होंने बना दी जेल और इसीलिए इसको नाम दे दिया, कहते हैं ना, काला पानी की सज़ा दे दी। काला पानी की सज़ा दे देते थे, यहाँ पर भेज देते थे। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है ये हैवलॉक, हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक द्वीप पर वो बस केवल जेल ही है उस द्वीप पर और कुछ नहीं है। अब अगर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर फंस भी जाए, मान लो यहाँ से निकलने का प्रयास करता है कोई कैदी, जेल तोड़ के भागेगा, फिल्मों में देखते हैं हम, जेल तोड़ के भागेगा कैसे? जेल तोड़ के बाहर आएगा, एक चक्कर लगाएगा पूरी जेल का और वापस जाके चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि कितना तैरेगा? ये आदमी की क्षमता होती है अधिकतम 2 किलोमीटर तैर लेगा, 3 तैर लेगा, 5 तैर लेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, 8 किलोमीटर तैर लेगा। ये तो 800 किलोमीटर है, कम से कम 100-200 बार मरना पड़ेगा तब जाके यहाँ पहुँचेगा। आदमी बाहर आता, हथ पे आते भाग भाग के, फिर चारों तरफ देखते, चुपचाप आके शांति से बैठ जाते। भाई करे क्या, कैसे भागे यहाँ से? तरीका ही नहीं है। तो ये है, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ पे बनाया कि कोई भाग ना पाए यहाँ से। सेलुलर जेल जो बनाई गई है वो भी इन्हीं आइलैंड्स पे बनाई गई। तो ये एक और इसके मामले में इफेक्ट हो जाता है भाई साहब, सेलुलर जेल या काला पानी इन्हीं द्वीपों के हैवलॉक द्वीप पर स्थित। ठीक, फिर अगली जानकारी पे बात करेंगे। देखो ये जो मैं अब बता रहा हूँ ना, ये इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी। इम्पोर्टेंट 2017 के बाद से आज तक लगातार है, क्यों है समझो भाई। हम बात करते हैं सेंटिनल द्वीप की, समझना बात को। सेंटिनल द्वीप क्या है, होता क्या है, उतारना उतारना बाद में कर लेना। एक अमेरिकन ट्रेवलर आता है इंडिया घूमने, घूमने के क्रम में भाई साहब यहाँ पांडिचेरी या पुदुचेरी से पकड़ते हैं जहाज और जा पहुँचते हैं कहाँ पर? अंडमान निकोबार। अब ये अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, इन बहुत सारे आइलैंड्स में से एक आइलैंड का नाम क्या है? सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड पर एक जनजाति रहती है, उसका नाम है सेंटिनलीज, सेंटिनलीज। अब ये सेंटिनलीज जनजाति की विशेषता क्या है?
देखो, मानव इतिहास की अगर हम बात करें, इंसानों की बात कर रहा हूँ, सभ्यताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। सभ्यता तो बाद में पनपी। इंसान ने जब सिविलाइज्ड मैनर में रहना शुरू किया, सभ्य तरीके से समुदाय में, तब वो सभ्यता कहलाई। तभी तो सिविलाइजेशन बोल देते हैं, सभ्य। लेकिन इंसान का अस्तित्व प्लेनेट पे लगभग कितने लाख साल से है? 40 लाख साल। और बहुत ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो। डायनासोर ने तो लगभग 6.6 करोड़ साल तक राज किया। अपन को तो अपने लक्षणों से लग भी नहीं रहा है 100-200 साल भी और रहेंगे यहाँ पे। 1500 साल में प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। या तो कोई दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे, नहीं तो खुद ही जला के राख कर देंगे प्लेनेट को, जैसी हरकतें चल रही है अपन लोगों की। ठीक, तो हमारा अस्तित्व इस प्लेनेट के हिसाब से अगर आप देखो, तो हम 50 लाख साल, दिल बड़ा करके 10 लाख साल और ऐड किए, नहीं है, नहीं है क्षमता है हमारी कि और 10 लाख साल इसी प्लेनेट पर रह ले। फिर भी मान लो हम 50 लाख साल इस प्लेनेट पर रहे। डायनासोर जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, तो हमसे पहले के रहे, अग्रज है हमारे, तो हमसे, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक 6.5 करोड़ साल तक राज किया है इसी प्लेनेट पे। वही थे बस, इसके अलावा पूरी धरती पे कोई नहीं थे। और दोनों तरह के थे, एक्चुअली तीन तरह के थे। वेजिटेरियनियन जो घास फूस खाते थे, मांसाहारी मांस खाते थे, और तीसरे प्रकार के जो मिल जाए खा लेते हैं। अगर घास नहीं मिलेगी तो मांस खा लेंगे, घास नहीं मिला तो घास तो है ही है, वो खा लेंगे। दोनों तरह के थे। तो हमारा अस्तित्व ये प्लेनेट के टाइमलाइन में ना के बराबर है। ठीक, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि इन 40 लाख सालों में हमने ठीक ठाक तरीके से अपने आप को ग्रो किया। बाकी की प्रजातियों, जंतु प्रजातियों में हम भी जंतु ही हैं। हमने मान रखा है हम बहुत ज़्यादा समझदार है, भाई कोई लेना देना नहीं है, सभी समझदार है अपने क्रम में। तो अब ये जो यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, सेंटिनली जनजाति, ये विश्व की सबसे आदिम जनजातियों में आती है, क्योंकि 10,000 साल पुरानी जनजाति मानी जाती है। लोगों की आयु नहीं है 10,000 साल, कि जनजाति इतनी पुरानी है, ऐसा माना गया है कि 10,000 साल पुरानी जनजाति जो यहाँ पर निवास करती है सेंटिनल आइलैंड पर। अब इस प्रकार 10,000 साल के हिसाब से देखो आप, तो यूं देखो इतिहास के हिसाब से तो बहुत पुरानी है, क्योंकि सभ्यता है, फिर वैदिक सभ्यता, फिर मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सबसे भी पुरानी है। इसका मतलब बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। आइडिया आप इस चीज़ से लगा सकते हो। अभी भी वो पुराने तरीके के तीर कमान वगैरह ये काम लेते हैं। बाहर की दुनिया, इनके लिए इनकी दुनिया ये द्वीप है बस, और कोई लेना देना नहीं। इसके बाहर इनको लगता ही नहीं धरती है, नहीं है इसके बाहर, ये पूरी दुनिया बाहर बस पानी है, पूरे प्लेनेट पे पानी है, ये एक अकेला द्वीप है। इनको ये लगता है। ना ये हिंदी जानते हैं, ना तमिल जानते हैं, ना अंग्रेजी जानते हैं, कुछ नहीं जानते। सिर्फ और सिर्फ अपनी जो भाषा है, और वो भी कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा है, जैसे मूक बधिरों की होती है, उस भाषा में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दुख की बात यह है कि आज की डेट में कितने बचे हुए हैं, टोटल ही 4 लोग बच गए। पूरी जनजाति के 4 लोग बचे, वो यहाँ सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं। वाकया ये हुआ कि भाई साहब घूमने चले गए यहाँ से लेकर यहाँ पर। यहाँ से जब ये घूमने चले गए, तो ये कौन था, चर्च का पादरी था। पादरी जानते हो ना, चर्च के फादर, चर्च का पापा, वही था। तो यहाँ से यहाँ तक घूमने गया। अब यहाँ पर भाई साहब को नशा चढ़ रखा था किस चीज़ का, कि इनका धर्म परिवर्तन करवाऊंगा, इनको ईसाई बनाऊंगा। तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जानते ही नहीं भाई, धर्म तो बाद में आए, वो 10,000 साल पुराने, उनको मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ों से। वो नहीं जानते हिंदू क्या होते हैं, मुस्लिम क्या होते हैं, क्या कोई लेना देना नहीं उनको। उनकी बला से तो हो तुम, उनके हिसाब से शिकार हो। ये गए, ने कोशिश की, इनको लगा खतरा, लोगों ने इसको मार दिया, गर्दन को टांग कर बम्बू में लगा दिया बाहर तट पे। 5-7 दिन तक जब कोई बात नहीं हो पाई घर वालों से, 2017 में तो सेलुलर फोन वगैरह सब आ गए, ठीक है। तो जब सब बात नहीं हो पाई, तो आखिर भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार ने देखा इसकी लास्ट लोकेशन आ रही है कहाँ की, सेंटिनल आइलैंड की। सेंटिनल आइलैंड की लोकेशन आते जब यहाँ पर इंडियन नेवी गई, तो इंडियन नेवी भी थोड़ा सा दूर ही रहती है इनसे। कारण है कि वो अपनी दुनिया में मस्त है, कि उनको छेड़छाड़ करनी, ठीक है, हमें पता है हमारे हैं, और ठीक है, वो ना हमारी समझते हैं ना हम उनकी समझते हैं, रहने दो उनको, वैसे गिनती के बच्चे हैं। ये भी हो सकता है 10-20-30 साल में विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में से एक जनजाति सेंटिनली खत्म हो जाएगी। तो यहाँ ये जाते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, देख लेना। आज भी ये नेवी तीर चला रहे हैं ऊपर से, सेंस बनता है इस बात का, हवाई जहाज भी तीर चला रहे हैं, क्या कर लेंगे वो पतले पतले तीर चला के। और नेवी चाहती है 1 मिनट में ख़त्म कर देती।
कोई सेंस नहीं बनता। पर नेवी का ये कि भाई क्यों ख़त्म करना है, प्राचीन जनजातियाँ और ये लोग जाने ना जाने, हम तो जानते हैं कि हमारे लोग हैं, तो नहीं मारना है। बड़ी मुश्किल से डेड बॉडी के नाम पे वो थोड़ा कुछ बचा हुआ था कंकाल वगैरह, उसको लेकर ये आ पाए। तब से लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सेंटिनल आइलैंड कहाँ पर है, सेंटिनल कौन है, ये सारा मामला है। समझ में आ गया सेंटिनल कौन है, ये है सेंटिनल का पूरा मामला। तो आगे से कभी अंडमान घूमने जाओ, वैसे तो क्या ही बोल रहा हूँ, जयपुर से बाहर नहीं जा पा रहे। हाँ, पहले माउंट आबू जाके आ जाओ एक बार, फिर अपन बात करेंगे यहाँ की। माउंट आबू जा रखे हो? आगे समझोगे। देखो, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पक्षी अभ्यारण्य, केवल पक्षी पक्षी की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। कारण है उसका, देखो जैसे छोटे मोटे द्वीप है, कोई 1 बार किलोमीटर, कोई 2 बार किलोमीटर, कोई 5 बार किलोमीटर, जानवर बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते छोटे क्षेत्रों पे, पर पक्षी उड़कर एक स्थान पर जा सकते हैं। ये छोटे छोटे सारे के सारे जो 99 द्वीप हैं, इनको क्या घोषित किया गया है? पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो देश में सबसे ज़्यादा पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है। अगली जानकारी, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, ना केवल भारत की। एशिया का सबसे साफ समुद्र तट नाम क्या है? राधानगर। यहीं स्थित है और वाकई साफ है। ये तट भी साफ है और इसका पानी जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके का 8-10 मीटर तक तो क्लियरली विजिबल है। आप कोइन भी डालोगे ना, है साफ सुथरे तरीके से। पूरे एशिया का सबसे साफ समुद्र तट राधानगर जो है, वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इन्हीं का भाग है। एक और जानकारी इसके बारे में हो जाती है। अगला, भारत का दक्षिणतम स्थान कौन सा? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट? तो ये इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट यहाँ पर है। ये तो मैंने कई बार बता दिया क्लास में, नक्शे में भी हम देख चुके हैं कि इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है। ये कुछ बिल्कुल बेसिक जानकारियाँ हो जाती है किसके बारे में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन ये तो बेसिक जानकारी हुई। अब हम काम क्या करेंगे? काम करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक वर्गीकरण करेंगे। प्रशासनिक आधार पर भी इनको बांटा गया है। पानी है क्या? लिख लिया भाई ये सबने? नहीं लिखा हो तो जल्दी लिख लो। बात तो है, तुम लोगों को लिखने की बड़ी जल्दी रहती है, समझ में आए ना आए लिख लो, समझने का देखा जाएगा बाद में। हटा दूं फिर इसे? हेडिंग डालो, अंडमान निकोबार समूह का प्रशासनिक वर्गीकरण।
मेरी राय में पहले समझ लो, अब तार लेना मैं समझ, और बाकी तो देश आज़ाद है। यहाँ पर ये है कोको द्वीप, और कोको द्वीप के बारे में जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था भारत का हिस्सा नहीं, किसका हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर ये है उत्तर अंडमान, यह लिटिल या छोटा अंडमान, और इसे मध्य अंडमान भी बोलते हैं। और ये वाला हो जाएगा दक्षिण। के बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये अलग है, ये वाला क्षेत्र अलग है। अगले पॉइंट पे हम जाएं तो यहाँ ये है कार निकोबार। कार निकोबार के दक्षिण में फिर एक जलीय क्षेत्र है, और फिर आ जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का ही भाग है यहाँ पर जो अभी जस्ट मैंने लिखाया, इंदिरा ऑब्लिक पिग्मेलियन पॉइंट। के बाद यहाँ पर एक और क्षेत्र है, और यहाँ पर ये अब जो भी द्वीप आएगा इसका नाम बिलोंग करेगा किससे, इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक द्वीप किसके हैं, इंडोनेशिया के ही हैं। अब समझ लो 18,000 द्वीप है इनके पास, इतने खुद ही नाम नहीं रख पा रहे। 18,000 का यहाँ 28 जिले याद नहीं हो रहे तुमको, राज्य नाम तो कहाँ से याद हो जाएंगे। 18,000 इनको भी याद नहीं है, 18,000 कुछ ही नाम रख रखा है इन लोगों ने, TXTBI 12Q कर लो इसको याद, ऐसे नाम रख रखे हैं। ठीक, अब ध्यान दो, कोको द्वीप म्यांमार और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन, भारत। तो हम ये कह सकते हैं दो तीन तरह से क्वेश्चन बनेगा। म्यांमार के जलीय क्षेत्र को भारत के जलीय क्षेत्र से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र ये कौन सा हो जाएगा, ये कहा जाता है कोको स्ट्रेट या कोको जल संधि। या तो भारत और म्यांमार के जलीय क्षेत्र को, या हम कह सकते हैं कोको द्वीप को उत्तर अंडमान से, या हम कह सकते हैं कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र। मतलब एक ही हुआ, आंसर हो जाएगा इसका कोको जल संधि। फिर ये तीनों के तीनों आ जाने के बाद यहाँ हमने देखो अक्षांश और देशांतर पढ़े थे, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद करो। ये आपने कौन सी वाली लाइन थी, 0 डिग्री वाली, ये कौन सी है 23.5 डिग्री वाली, जो तो बीचों बीच से निकलती है। लेकिन भारत प्रारंभ हो जा रहा था यहाँ 8 4 से और 37 6, यही तो बात थी। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ऐसे ये 10 डिग्री वाली लाइन जो यहाँ से गुजरेगी, एक हिस्सा ये अंडमान का और ये निकोबार का यहाँ पर है। तो ये 10 डिग्री वाली अक्षांश रेखा जो है ना, उसी को एक तरह से यहाँ पर बाउंड्री की तरह काम लिया गया है। ऊपर वाले सारे के सारे अंडमान और नीचे वाले सारे के सारे निकोबार। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री अक्षांश वाली रेखा ही है जो चैनल की तरह काम कर रही है, बाउंड्री की तरह काम कर रही है। ठीक, इसके बाद में दक्षिण अंडमान को कार निकोबार से या अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र है ये। फिर कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करेगा, ये वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये वाला जलीय क्षेत्र कहलाएगा ये सोमब्रेरो चैनल। ये कम पूछता है हालांकि। इसके दक्षिण में चले आते हैं तो ये ग्रेट निकोबार आ जाएगा, ग्रेट निकोबार का हिस्सा आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। और इसके बाद जो भी ये नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, ये द्वीप है इंडोनेशिया का, मतलब यहाँ पर भारत खत्म। तो क्वेश्चन बनेंगे 3। पहली बात, ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से, या अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से, या भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र जाना जाता है किस नाम से, नाम हो जाएगा इसका ग्रैंड चैनल। तो प्रशासनिक आधार पर हमने इसको कर लिया वर्गीकरण, अब उतार लो भले।
तो शब्द ना समझ में आ रहा हो भाई पूछ। अजरबैजान की राजधानी कौन सी? अजरबैजान राजधानी लाटविया या लाटविया? लाटविया, लाटविया। सफर को पोर्तुगल बोल देता हूँ, अब याद आ जाएगा। नाम है साल। पोर्तुगल कैपिटल। हाँ भाई बना लिया। ये करो थोड़ा सा जरा। तो 4 लाइनें हैं। उत्तर अंडमान ऑब्लिक अंडमान पार ऑब्लिक भारत को म्यांमार से अलग दक्षिण अंडमान को कार पार से का अंडमान को पार से। हाँ भाई इसका आंसर क्या होगा?
दक्षिण अंडमान को कार निकोबार से या अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र। 10 डिग्री से कार बार ग्रेट निकोबार 10 जलीय सोम्ब्रेरो लास्ट में निकोबार हाँ भाई क्या हो जाएगा आंसर? अब कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये तो सारे हो गए कहाँ पर स्थित, बंगाल की खाड़ी पर स्थित द्वीप, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे त्रिकोटा हो, या व्हीलर द्वीप हो, या और जो भी हमने पढ़े सारे के सारे, ठीक है। लेकिन एक द्वीप ऐसा है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ तो स्थित है लेकिन बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये जलीय क्षेत्र जमीनी क्षेत्र पर स्थित है और नाम है इसका मांजुली द्वीप, असम में स्थित है। अब कारण क्या है कि जमीनी क्षेत्र पर स्थित है उसको समझेंगे, इसे लिख लो एक बार जल्दी से। वो याद रखना, वो अंडमान निकोबार जलीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, अलग से है, ये नोट डाल के लिख लेना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है उससे। कोई भी टीचर होता है ना 2-5-7 दिन में लिखने लगते हैं टीचर को सिलेक्शन, स्टूडेंट की गंभीरता ही बता देती है पोटेंशियल कितना। हमें लिख लिया, ध्यान दो। बात करते हैं इस वाले द्वीप की, हेडिंग चाहो तो डालो साथ में। हाँ नोट डालो। अभी माजुली नदी द्वीप क्या है चाहो तो यहाँ मैप पर ही समझ लो, लिख लो एक बार नाम जल्दी से। अब इसके नाम में किस प्रकार का द्वीप आ रहा है, ये नदी द्वीप है, क्यों है और कैसे है ध्यान दो। तो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पहले लद्दाख ये तिब्बत में बहती है और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहती हुई कहाँ पर जाकर गिरती है, बांग्लादेश में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये रूट रहता है, भारत के 2 ही राज्यों में बहती है, एक तो अरुणाचल और दूसरा असम, इन्हीं 2 राज्यों में बहती है। जब ये इन 2 राज्यों में बहती है तो इनमें से एक राज्य ये रहा असम, दूसरा वाला, टोटल 729 किलोमीटर की लंबाई में भारत में बहती है। वैसे तो 2900 किलोमीटर लंबी नदी है पर भारत में बहुत ज़्यादा नहीं बहती, इन्हीं 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ही बहती है। जब ये यहाँ बहती है असम में एक द्वीप का निर्माण करती है, कैसे भाई, ये नदी इस प्रकार से आई यहाँ तक और यहाँ से बिल्कुल इसने पूरी तरह से अपने आप को टर्न कर लिया 90 डिग्री से भी ज़्यादा, और पूरा घुमाकर और यहाँ
एक द्वीप का निर्माण कर दिया इसने। अब द्वीप का निर्माण कैसे किया, यहाँ से बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है और सैकड़ों सालों से यही क्रम चल रहा है, मिट्टी को लाकर इसने जमा कर दिया यहाँ पर, धीरे धीरे सख्त हो गई, मिट्टी ने रूप ले लिया किसका, द्वीप का। आगे जाकर यही नदी वापस से एक ही धारा में बहने लगती है, यहाँ पर जाकर दो धाराओं में बढ़ जाती है लेकिन वापस एक ही धारा में बहती है और बीच में द्वीप का निर्माण कर दिया। विशेषता ये है, माजुली जो द्वीप है ना, की विशेषता ये है भाई, नदियों ने, बहुत नदियों ने दुनिया में बहुत सारे द्वीप बनाए होंगे भले ही, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो किसी नदी के द्वारा बनाया गया है। सबसे बड़ा द्वीप किसी नदी द्वारा बनाया गया है ही नहीं धरती पे, तो ये है माजुली द्वीप। और कितना बड़ा द्वीप है का आइडिया इस चीज़ से लगा लो कि ये आज की डेट में क्या है, पूरा का पूरा ये डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट के दोनों ओर से बहती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर, फिर लिखो। तीन चार क्वेश्चन आ जाएंगे एक लाइन में। अगेन इस चीज़ को याद रखना भाई, बंगाल की खाड़ी से कोई संबंध नहीं है इसका, जमीन पे बना हुआ द्वीप है नदी के द्वारा। तो मूल रूप से अब हमने इधर वाले सारे द्वीप पढ़ लिए बंगाल की खाड़ी वाले, अब दूसरी तरफ के द्वीपों पर आ जाते हैं। तो अब कौन से आ जाएंगे, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, हेडिंग डाल लो, उन्होंने लिख लिया, लिखो। अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप। अबे हटा दूं, दूसरे नंबर पर ये हो जाएंगे। अब इनमें से भी क्या करते हैं हम, ABC करके पहले समझते चले जाते हैं, नक्शे पे समझो, ध्यान दोगे। भाई ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जलीय क्षेत्र अरब सागर हो गया। पूरे जलीय क्षेत्र में ये वाला खाड़ी क्षेत्र कौन सा है, कौन सी खाड़ी है ये, कच्छ की खाड़ी। और ये वाली खाड़ी कौन सी है, खंबात की खाड़ी, अभी तो पहचानते हो, ये खंबात की खाड़ी और ये कच्छ की खाड़ी। अब अगर हम कच्छ की खाड़ी में कुछ एक द्वीपों की बात कर लें, यहाँ पर 4 द्वीप है, बस नाम याद रख लेना, नोरा, काम्भर, काम्भर या इसी को कई जगह लिखा हुआ है करूभार, वैद और पिरटान। क्वेश्चन बहुत इजी भी बन जाएगा और अच्छा खासा बन जाएगा। वह युग्म छांटी जिसमें सभी द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित, ये चार का सेट दे देगा, सारे के सारे इसके होने चाहिए। क्या सिंपल बनाएगा तो देगा, निम्न में से कौन सा द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है, 3 इसके दे देगा, एक कोई और दे देगा, भारत में कमी ही नहीं है द्वीपों की, ये वाला मामला है। इसी प्रकार अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, खंबात की खाड़ी पर। खंबात की खाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप ऐसे करो, 4 ही कर लो। एक तो है सियाले, बारमे, आलियावेट और खड़ियावेट। अब यहाँ समझने वाला मामला ये है भाई, ये जो 2 द्वीप लिखे हैं ना मैंने, आलियावेट और खड़ियावेट, आपने या आप में से किन्हीं ने पढ़ा होगा, गुजरात का तो सबसे ही बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है, भारत का भी प्रमुख खनिज तेल क्षेत्रों में आता है, नाम है अंकलेश्वर।
अंकलेश्वर। ये खनिज तेल क्या होता है पहले ये बता दो मुझे, क्या बुलाए ये खनिज तेल? देसी भाषा में बोल देता हूँ, देसी भाषा अंग्रेजी है यहाँ पर, क्रूड ऑयल। तो ये आप मानोगे कि भारत अपनी कुल पेट्रोलियम ज़रूरतों का केवल और केवल कितने से कितने प्रतिशत, 19 से 21% ही स्वयं उत्पादित कर पाता है। बाकी का जितना भी आवश्यकता, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैसोलीन है, सब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर की देशों से खरीदते हैं, आयात करते हैं। 2019 और उससे पहले तक भारत सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो खरीदता था वो किससे खरीदता था? ईरान से खरीदता था। पर अमेरिका ने लगा दिए ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ? गांव का सबसे बड़ा चौधरी आके आपको बोल दे कि आज के बाद इसकी दुकान पे से अगर कोई चढ़ा तो और गांव से निकाल दूंगा, तो कौन जाएगा उसकी दुकान? नहीं जाएगा। और पता लगे कि वो परचूनी की दुकान के जीवन का आधार ही वही था, दुकान वाले का, उसी के आधार पर उसका पूरा जीवन चल रहा था। तो ईरान भी तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, तेल बेचता है, पैसा कमाता है, पूरा देश उसी से चलता है। अमेरिका ने क्यों लगा दिए प्रतिबंध? अमेरिका ने इसलिए प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिका का आरोप ये था कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। तो अमेरिका ने इस चीज़ के लिए ईरान पर दबाव डाला कि आप नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी पर साइन करो, अपरमाणु संधि पर हस्ताक्षर करो। और इस संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि अब अगर हमें कोई भी सबूत मिलता है कि आप किसी भी प्रकार का परमाणु बम बना रहे हो, तो आप पे जो सैंक्शन आज लगाया गया ना, अभी तो हम ही लगा रहे हैं, हम पूरी वैश्विक बिरादरी को ये चीज़ बोलेंगे कि पूरी दुनिया में एक देश नहीं बचना चाहिए जो इन पे सैंक्शन लगाए। वो वाली बात है, उस वजह से सैंक्शन लगाए। ईरान से पूरी दुनिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया सोचो कहाँ पर हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल ईरान से खरीदते थे। और कितना, इतना कि ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर थे ही कौन, इम्पोर्टर थे ही कौन? इंडिया। और वहाँ से आज तेल की एक बूंद नहीं खरीदते हम। आज हम सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो खरीदते हैं वो किससे खरीदते हैं? रशिया से खरीदते हैं। कि भारत, रशिया और चाइना, ये ऐसा लव ट्रायंगल बन रखा है ना, भारत ने दोनों को साध रखा है। इधर से रशिया को, पुराना मित्र है हमारा, और यूएस हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जाता, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है हम। कैसे? इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा, बड़ा बाजार है, खरीदारी बहुत करते हैं। में यूएस की बहुत सारी कंपनियां जिनसे हम खरीदते हैं। ये यूट्यूब चल किससे रहा है? कंपनी भले ही अमेरिकी होगी, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं एजेंस। ठीक है। इसके अलावा और भी 50 यूँ तरह के प्रोडक्ट है, सब जो कहाँ के हैं, अमेरिका के, वो यूज़ सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कहाँ पर होते हैं? इंडिया में होते हैं। तो ये सारा सिनेरियो होने की वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं बोलता भारत के, ना बोलेगा कभी। दूसरा, अमेरिका को देख रहा है भाई, आज तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पैसे के मामले में भी और मिलिट्री के मामले में भी। पर बराबर से एक ताकत आकर खड़ी हो गई है। कौन? 19 ट्रिलियन डॉलर पे है, और ये पहुंच चुके हैं 23 ट्रिलियन डॉलर। 23 ट्रिलियन डॉलर तो इकोनॉमी किसकी है? अमेरिका की। और 19 पे पहुंच चुका है चाइना। भारत अभी है कितने पे? 3.7 पे। भारत अभी ठीक है, काफ़ी पीछे है, लेकिन अगर इनको काउंटर करना है तो इनको हेल्प लेनी पड़ेगी इनसे, तभी जाके काउंटर कर पाएंगे। इसलिए चाइना के खिलाफ और भारत के फेवर में 10 में से 9 बार भारत के फेवर में स्टेटमेंट देगा। जब बात किसकी आएगी? चाइना की आएगी, अमेरिका। तो चाइना कोई दूध का धोला नहीं है, वो अपने स्वार्थ की वजह से भारत का साथ दे रहा है, ये वाला हिसाब किताब है। तो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना होता नहीं है, हम केवल 20-21% ही उत्पादित कर पाते हैं। उस तो राजस्थान से भी होता है, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी लग रही है अपने। क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है ना भाई, चाहे वो यहाँ राजस्थान से निकले या तो वो रेगिस्तानों में से निकलेगा। गल्फ कंट्री देख लो, खाड़ी देश, या तो रेगिस्तान से निकलता है या समुद्रों में से निकलता है। ये भी तो खाड़ी, ये सब समुद्र है, यहाँ से निकलता है। तो निकलता है जब तो कीचड़ जैसा होता है, मड जैसा बिल्कुल। और रिफाइनरी का काम ही क्या होता है? उसको रिफाइन करना। राजस्थान में लग रही है 55 में 44,000 करोड़ रुपए की लागत से, तो वहाँ पर रिफाइन किया जाएगा, वहाँ से उसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब, अंत में भी जो बच जाता है उसका डामर बना लेते हैं अपन, कोल तार, सड़क निर्माण होता है उससे, आप जानते हो। तो ये सब भारत 19 से 21% ही कर पाता है, बाकी 80% डिपेंड करता है विदेशी देशों पर। अब ध्यान दोगे, ये जो अलंकेश्वर है, ये भारत का प्रमुख क्रूड ऑयल यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है समुद्र में से। समुद्र के नीचे भी तो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में से निकाला जाता है, यहीं के रिफाइन कर लिया जाता है। और
ये सारे के सारे यहाँ पर है। एक चीज़ और ध्यान दोगे, यहाँ समझ ही लो पहले, उसके बाद में लिखा कल देंगे भले। ये रहा मुंबई, दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तटीय शहर है, किनारे पर स्थित है। मुंबई खुद ही 7 द्वीपों के समूह पर बसा हुआ है टोटल। कितने? 7। और इन 7 द्वीपों को इन टोटल क्या बोला जाता है? इन टोटल बोला जाता है ये साल स्टेट के नाम से जाना जाता है। आप अगर जूम इन करके देखोगे गूगल को तो आपको पता लग जाएगा कि टूटा हुआ है मुंबई, 7 टुकड़ों में बटा हुआ है। तभी तो बांद्रा वर्ली सी लिंक है। सी लिंक का मतलब समुद्री लिंक, समुद्र को जोड़ने वाला ये पूरा पुल जा रहा है, जो एक टापू से दूसरे टापू पर जा रहा है, किलोमीटर्स में, लगभग 11-12 किलोमीटर लंबा पुल है, समुद्र पे चल रहा है पूरा का पूरा। ये वाला सिनेरियो है। अब इसके पास में यहाँ पर अगर आप देखो मुंबई के पास में, तो पूरे देश का, अभी तो मैंने बोला ये क्या गुजरात का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र, अब मैं बोल रहा हूँ पूरे देश का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है मुंबई हाई। पहले इसका नाम बम्बई हाई था, बम्बई का नाम बदल के मुंबई हो गया, तो इसका नाम भी मुंबई हाई हो गया। देश का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र मुंबई हाई, ये भी कहाँ पर है? अरब सागर में, मुंबई के निकट स्थित है। क्लियर रखना मुंबई हाई क्या है? ये क्रूड ऑयल या खनिज तेल क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भी कुछ एक द्वीप है मुंबई के पास में। मुंबई के पास जो द्वीप हैं भारत के, उनके अलग अलग नाम हैं। का नाम है अरनाला, हेनरी, कैनरी, उचर। एक आपने हिस्ट्री में नाम पढ़ा होगा शायद, ये वाला एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं पढ़ी है ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी मध्य के, इसमें भित्ति चित्र भी बने हुए हैं, गुहा चित्र, गुफा चित्र बने हुए हैं। द्वीप है, आइलैंड पे बनाए गए। मैं देख के आया, बहुत बढ़िया जगह, बहुत ही बढ़िया जगह, वास्तव में जाना चाहिए। और इसी के पास में है ये एलिफेंटा। तो ये कुछ एक द्वीप हैं जो मुंबई के पास स्थित हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमने मूल रूप से अभी अरब सागर में क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखे कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से हैं, नोरा, कांबर, बेद और पिरटान। फिर हमने बात कर ली कहाँ की, यहाँ खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में शियाले, वार में, अलियावेट और खड़ियावेट। अलियावेट और खड़ियावेट के पास में पूरे गुजरात का सबसे बड़ा और भारत का एक प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन सा? अलंकेश्वर स्थित है। फिर हम आ जाते हैं नीचे और बात कर लेते हैं किस बारे में, यहाँ पर मुंबई की। मुंबई स्वयं ही 7 टुकड़ों में टूटा हुआ द्वीप समूह है, या 7 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिनको संयुक्त रूप से क्या कह दिया जाता है? सात सेट कह दिया जाता है। मुंबई के पास ही जो है भारत का सबसे बड़ा जो है क्रूड ऑयल उत्पादन क्षेत्र है। और यहाँ आप देखोगे ना, अगर कभी जाने का मौका लगा ज़िंदगी में, तो आप देखोगे भाई इन्होंने यहाँ समुद्र पर पूरा का पूरा शहर बसा दिया कंक्रीट का, लोहे लोहे के पिलर, और किलोमीटर्स में फैल रहा है, लंबा चौड़ा मामला, साम्राज्य पूरा का पूरा। रात में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा शहर है सामने, शहर वहर कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा ऑयल एक्सट्रैक्टिंग एरिया है, इसमें किलोमीटर्स तक लाइट लग रही है। वहाँ जाके देखोगे ज़मीन नहीं समुद्र पे लग रही है, आर पार पूरी लाइट है। ये है मुंबई हाई, और इसी के पास में स्थित है ये मुंबई के पास के कुछ एक द्वीप, जैसे ये सारे के सारे नाम। चाहो तो मैप में भी इनको कर लिया करो। मैंने देखो पहले दिन भी आप लोगों को कहा और आज भी बोल रहा हूँ, मैप ले आओ, नहीं रहोगे नुकसान में। बात बाकी आपकी मर्जी है, मेरा तो काम कहने का है। कल इनको मैं एक बार लिखवा दूंगा, जितना किया है आज उसको प्लीज़ पढ़ के आना। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, बस इसको लिख के चले जाते हो, कॉपी को ले जाकर रख देते हो, फिर उठा लाते हो, फिर लिख लेते हो, मतलब नहीं बनेगा। थोड़ा पढ़ो यार इसको।